नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं और एक मेहमान को लेकर आते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों को लेकर, यानी कि गर्भाशय की रसोली पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में फाइब्रॉइड यूट्रस कहा जाता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने शुरुआती जीवन के विषय में बताएं, जहां से आपने मेडिकल लाइन की शुरुआत की थी। नमस्ते दर्शकों, मेरा पूरा नाम डॉक्टर सुधा रानी पनागर है। मैं एक MBBS MS ऑब्स एंड गायनी, अगर हिंदी में कहा जाए तो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी MBBS करी है छत्तीसगढ़ से, और मेरा जो MS हुआ है ऑब्स एंड गायनी में, वो है उड़ीसा से। जी। अच्छा मैम, अभी आपने बताया कि आपने मेडिकल लाइन की शुरुआत की। क्या आपने पहले कभी सोचा था पढ़ते टाइम कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, या कोई और सपना था आपका? सही कहूँ तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। ये तो सब संजोग है, और एक इंटरेस्ट भी था खैर मेरा इस तरफ, लेकिन ये नहीं था कि मैं स्त्री रोग ही बनूं। मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों की डॉक्टर बनूं, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अब ये है तो इसमें इंटरेस्ट मुझे अब ज्यादा है इसमें, और लगन भी है इस चीज में। मैम, आज अगर हम बात करें, महिलाएं, घर की जिम्मेदारी बहुत होती है महिलाओं के ऊपर। सारे दिन की भागदौड़, घर का काम, बच्चों की देखभाल, ये सब महिलाओं के हाथ में होता है, और काफी स्ट्रेस में महिलाएं रहती हैं। उसके बावजूद महिलाओं एक गंभीर बीमारी है जिसे हम यूट्रस की गांठ बोलते हैं। ये क्या होती है, इसके विषय में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यूट्रस की गांठ होती है, जिसे आम भाषा में हम रसोली भी कहते हैं, और मेडिकल भाषा में अगर कहा जाए तो इसे फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, लियोमायोमा भी कहते हैं, और फाइब्रोमा भी कहते हैं। इस बीमारी से महिलाओं को इतना डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि ये जो रसोली है, रसोली बच्चेदानी की होती है, बहुत आम है, मतलब इससे कह रहे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये है। अच्छा मैम, कितने प्रतिशत महिलाओं में ये बीमारी देखने को मिलती है? लगभग देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरी तरह से तो केवल 20% महिलाएं, उसमें भी 30 वर्ष की महिलाएं जो होती हैं उनमें कॉमनली 20% लोगों में ये बीमारी सामान्यतः देखी गई है। और जो इनको ज्यादा रिस्क रहता है वो है 35 से जो 45 वर्ष की जो महिलाएं होती है, इनमें यूट्रस की रसोली होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा मैम, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, ये और बताइए मेरे से। सबसे अच्छी बात तो है इस रसोली की कि 75% जो महिलाएं होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते जी। और पता भी चलता है तो जब मरीज किसी समस्या को लेके OPD में जब हमारे पास आता है, और जब हम उनका जांच कराते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जांच जो होती है अल्ट्रासाउंड जो होता है, उससे जब जाके हम जांच करते हैं तो हमें मिलता है कभी कभार कि मरीज को तो फाइब्रॉइड है, रसोली है, और मरीज को कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं तब तो ये तब हमें पता चलता है। और जो सिम्टम्स होते हैं मुश्किल से 3 से 4% महिलाओं में ही सिम्टम्स दिखाई दिए गए हैं। तो आपने मैम बताया कि इसकी जांच जो होती है वो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो पाती है, और बाकी जो 3 से 4% जो महिलाओं की आपने बात की कि उनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो? अगर क्योंकि मान के चलिए कोई महिला है वो जांच नहीं करा पाई किसी वजह से, लेकिन उसको जो सिम्टम्स की बात की जाए, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि वो जानकारी कर सके और वो आपसे संपर्क कर सके? सामान्यतः जो महिलाएं हमारे पास सिम्टम्स लेके आती है वो होती है ब्लीडिंग की। अब ब्लीडिंग भी बहुत तरीके से होती है, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, कई लोगों को होती है कि ब्लीडिंग रुक के ही नहीं दे रही है, कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है, सबसे सामान्य जो महिलाएं सिम्टम्स लेके आती हैं। अदर सिम्टम्स की बात करें तो होती हैं कि कई लोग को बच्चा ठहरने में दिक्कत करता है, कई बार उनको पेट में दर्द बना रहता है, कई लोग को पेट में भारीपन सा लगता है, कई लोग को लगता है कि हमारा पेट बड़ा हो रहा है है ना। कई लोग को महिलाओं को संबंध बनाते समय दर्द भी होता है इसकी वजह से। ये सभी सिम्टम्स इसमें देखे गए हैं। अच्छा मैम, अगर किसी महिलाओं को ये बीमारी है तो उसका इलाज क्या है, क्या उसका संभव है इलाज? पहले
हम इलाज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें जांचें जरूरी है कि हमें पहले कंफर्म होना चाहिए कि महिला को रसोली है या नहीं है या कुछ और दिक्कतें हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें जांच की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उन जांचों में सबसे जो कॉमन जांच आती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी हम टीवीएस जो जांच कहते हैं, जो योनि मार्ग से की जाती है अल्ट्रासाउंड, उसे कहा जाता है। उससे हमें क्लियर होता है कि मरीज को रसोली है या नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जांच आता है, जो उससे भी अच्छा जांच जिसे हम कह लें, और कभी कभार हमें अल्ट्रासाउंड के दौरान नहीं पता चलता, कंफर्म नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में हम मरीज को एमआरआई भी कराने के लिए कहते हैं। तो एमआरआई जो होता है वो अल्ट्रासाउंड से और बेटर जांच है जो हम कराते हैं जब हमें डाउट रहता है मरीज का। ये होती है जांच। अच्छा मैम, आपने जैसे गांठ की बात की, रसोली की बात की, बताया जाता है कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं जी। तो उस लेयर में किस भाग में ये गांठ होती है? सामान्यतः मरीज को जैसे आपने बता दिया है कि बच्चेदानी में 3 लेयर होती है जी। सबसे बाहरी की लेयर कह ले, बीच की लेयर और सबसे अंदरूनी लेयर जो होती है। तो मरीज को जो रसोली होती है वो सबसे कॉमन जो इस लेयर में होती है वो बीच की लेयर होती है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं जी। लगभग मान के चले तो 75% केसेस में मेडिकल भाषा में उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहा जाता है जी। जो बीच की लेयर में होती है। जो बाहर की लेयर में होती है वो होती है सब सीरोसल फाइब्रॉइड, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। वो लगभग देखा जाए तो 25% केसेस में मिलती है, और जो बाकी की जो बच जाती है वो सबसे अंदरूनी लेयर में होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, जो सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक होती है और मरीज को सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, खासकर बच्चा लेने में दिक्कत करती है। अच्छा मैम, अभी आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मान के चलिए किसी महिला को जानकारी हुई, जांच के बाद पता चला कि उसको यूट्रस में गांठ है, महिलाएं अक्सर डर जाती हैं। हाँ जी। उनको खतरा रहता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो गई, मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो उसके लिए क्या दवाइयों से इसका इलाज संभव है? हाँ जी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में। जैसा आपने कहा जी, पहले बात तो मैंने शुरू में ही कहा है महिलाओं को कि फाइब्रॉइड को लेके महिलाओं को ना घबराने की ना डरने की जरूरत है जी। देखिए, पहली बात हमारे दिमाग में फाइब्रॉइड अगर रसोली किसी ने बता दिया तो सबसे पहले दिमाग में आता है कैंसर की बात जी। तो मैं महिलाओं को ये बता देना चाहती हूँ कि जो लियोमायमा होता है या फाइब्रॉइड होता है, ये रसोली होती है, इसमें कैंसर के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब 0.2 से 0.5% होते हैं। आप सोचिए 100 में 0.2% के लिए हम क्या डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। दूसरी बात आती है इसका इलाज। इलाज को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयों से अगर हम ठीक कर सके तो, और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें जी। अच्छा मैम, अगर मान के चलिए दवाइयाँ महिला ले रही हैं, उसको जानकारी हुई, आपके पास आई, जांच उसने कराई, उसको जानकारी हुई वो इस बीमारी से पीड़ित हैं और दवाइयाँ ले रही हैं, कितने दिनों तक इसका इलाज चलता है? कितनी लंबी इसकी दवाइयाँ चलती हैं? देखिए, जो भी दवाई होती है सिम्टम्स पे डिपेंड करती है कि मरीज को क्या सिम्टम्स है जी। सबसे पहला सिम्टम जो मुख्य मैंने बताया कि ब्लीडिंग की समस्या होती है ना, तो हम पेशेंट को ब्लीडिंग बंद करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, हार्मोनल मेडिसिन आती हैं कॉमनतः जो हम यूज करते हैं। ब्लीडिंग कम करने की या बंद करने की भी मेडिसिन आती है। अगर मरीज इसे रेस्पॉन्स कर जाता है तो हम हार्मोनल मेडिसिन कुछ महीनों के लिए, मुख्य सामान्यतः हम 4 से 6 महीने के लिए देते हैं मरीजों को। दूसरा मेडिसिन आता है कि जब मरीज को सिम्टम्स ही नहीं है और फाइब्रॉइड उसका बड़ा हुआ है, तो मरीज चाहता है कि हमारा फाइब्रॉइड का साइज, रसोली का साइज छोटा हो जाए या खत्म हो जाए, तो जो मेडिसिन आती हैं रसोली की घटाने के लिए, खैर कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जो फाइब्रॉइड को खत्म कर सके, क्योंकि बहुत सारे मरीज ये कहते हैं कि दवाइयाँ ऐसी दे दीजिए कि जिससे रसोली पूरी खत्म हो जाए या घुल जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दवाइयाँ सिर्फ रसोली के साइज को छोटी कर सकती हैं, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकती, और जो सिम्टम्स है मरीज को उसको रिलीफ कर सकती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, लेकिन जड़ से भी खत्म नहीं हो सकती, तो उसके लिए मैम फिर सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, सर्जरी हम उस मरीजों में करते हैं जिनको मेडिसिन से रेस्पॉन्स नहीं आया है जी, है ना। सर्जरी में भी 2 टाइप्स होते हैं, या तो हम बच्चादानी निकालें पूरा, दूसरा चीज होता है हम रसोली बस निकालें और बच्चादानी प्रिजर्व करके रखें, है ना। अब हम सर्जरी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किस रूट से कर रहे हैं हम सर्जरी। आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही। पहले ऐसा था कि हम लेप्रोटोमी करते थे, मतलब बड़ा ऑपरेशन जिसे कहते हैं, पेट काट के ऑपरेशन करना, वो की जाती थी। लेकिन आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जा गई हैं जिससे हम सर्जरी को आसान बना देते हैं और मरीज को भी बहुत
कम हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें लेप्रोस्कोपी आता है, हिस्ट्रोस्कोपी आता है। वो डिपेंड्स करता है कि आपकी रसोली कितनी सारी है, कितनी बड़ी है और कहाँ पर है। आपने मैम जैसे बात की सर्जरी करने के बाद अगर किसी महिला को सर्जरी करानी भी पड़ती है रेयर केसों में, तो उनको सर्जरी के बाद किन किन बातों का ध्यान महिला को रखना पड़ता है? सर्जरी अगर डिपेंड करता है कि रसोली के लिए बस निकाली गई है ना, तो सिर्फ रसोली निकाल रहे हैं हम, बच्चादानी प्रिजर्व है, तो पहले तो डॉक्टर को मरीज को ये बता देना चाहिए कि हम ऑपरेशन से जो रसोली निकाल रहे हैं तो इसकी गारंटी नहीं कि बाद में मरीज को रसोली नहीं होगी। देखो बच्चादानी है तो रसोली आगे भी दूसरी बन सकती है ना जी। तो इस बारे में तो सबसे पहले मरीज को जानकारी देनी चाहिए, है ना। और ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मल सभी मरीजों को ऑपरेट करने के बाद ध्यान रखना होता है, टाँकों का ध्यान रखना होता है, समय समय पर ड्रेसिंग होती है, दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे मरीज को कोई इन्फेक्शन ना हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, समय समय पर ड्रेसिंग करना, ये सब खान पीन का ये सब डॉक्टर बताते हैं मरीज को। ऑपरेशन के बाद जो भी परहेज रखना है ये सब मरीज अपने डॉक्टर से पूरी जानकारी ले सकते हैं जिन ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बात कही, मैं उसी पे लौट कर आना चाहूंगा कि अगर किसी को गांठ है तो क्या यूट्रस को ही निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, या फिर गांठ को भी निकाल के काम चल सकता है? गांठ को भी निकाल के काम चल सकता है। स्पेशली हम जो महिलाएं जिनको बच्चे की दिक्कत है, मतलब जिनको बच्चा नहीं है, जो आगे बच्चा करना चाहती हैं, या जो बच्चादानी निकालने के लिए नहीं रेडी हैं, जिनकी उम्र 40 साल से कम है, इन महिलाओं में हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चादानी ना निकालनी पड़े, मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो सर्जरी करनी पड़ी भी तो सिर्फ हम रसोली निकालने के लिए उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है मैम, अच्छी जानकारी आपने दी। मैम मैं एक छोटी सी आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि सर्जरी के बाद अगर किसी महिला को बच्चा नहीं है, उसको किसी कारणवश सर्जरी करानी पड़ी, तो कितने दिनों के बाद वो फिर बच्चे के लिए तैयार हो सकती है? जी देखिए, यूजुअली जो इनफर्टिलिटी, जो बांझपन होता है वो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड से होता है। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड में जैसे पहले ही बताया कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर होती है एंडोमेट्रियम के पास में फाइब्रॉइड आ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को बच्चा लेने में दिक्कत होती है। अगर मरीज की सभी जांचें हो चुकी हैं और उसमें ये खुलकर सामने आता है कि रसोली की वजह से ही मरीज को बच्चा लेने में दिक्कत है, इस कंडीशन में हम मरीज को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और ऑपरेशन के 3 से 4 महीने बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो चुकी रहती है, उसके बाद वो आगे ट्रीटमेंट चला सकती हैं अपना बच्चे बांझपन के लिए, जैसा भी है। मान के चलिए कम से कम 5 से 6 महीने का उसको रेस्ट लेना चाहिए। तो चलिए, शुक्रिया मैम हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि अगर आगे भी कभी आपके सहयोग की, आपके विचारों की या किसी बीमारी से जुड़ी समस्या पे अगर हम चर्चा करने चाहेंगे तो आपका समय हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुधा रानी से, इन्होंने बताया कि महिलाओं में होने वाली ये जो गंभीर बीमारी है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है। पहले मेडिसिन से इसका इलाज संभव है, लगभग 5 से 6 महीने की दवाइयाँ खाकर ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कुछ रेयर केसों में सर्जरी अगर करनी पड़ती है, तो पहले महिलाओं में एक धारणा बनी होती थी कि अगर सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ऑपरेशन उसको कराना पड़ेगा तो उसको यूट्रस निकालवाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, और अगर गांठ है तो उस खाली गांठ को भी यूट्रस से निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि इस विषय पर दी गई जानकारी से आप लोग सब संतुष्ट होंगे, और आगे भी अगर आपको किसी बीमारी से जुड़ी विषय पर चर्चा चाहते हैं या कोई आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगले सप्ताह फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।